चलिए दोस्तों, आज क्या होगा? क्वेश्चन होगा। अच्छा, ये 10वां चैप्टर है ना, याद किए हैं? अच्छा, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। अल्लाह नहीं याद किए हैं? हाँ, कहिए तो। पोरीफेरा का दूठो एनिमल का नाम कहाँ? क्या बैठो, खड़ा हो जाइए आप। कहिए हाँ। हाँ, नहीं याद है तब कैसे होगा? कहिए नहीं याद करते, बैठिए। नहीं, खड़ा हो जाइए आप। कहिए फेफड़ा में कितना हवा आ सकता है? फेफड़ा में कितना हवा आ सकता है? फेफड़ा में अधिकतम कितना हवा भर सकता है? परसेंटेज नहीं, लीटर में। 5 लीटर। कैसे होगा? कैसे काम चलेगा? हाँ, चलिए तब काहिल पढ़ते हैं। बैठ जाइए, उजला जैकेट, खड़ा हो जाइए। खड़ा जाइए। हाँ, कहाँ से पढ़ रहे हैं? याद करते हैं? हाँ, क्या बोले? तैयारी करते हैं। याद किए ना, वही बोल रहे हैं। तैयारी जो नहीं करेगा वो यहाँ काहे आएगा? ठीक है। कितना आता है फेफड़ा में अधिकतम हवा? हाँ, 1 से 2 बार बुधियार। बैठ जाइए, देख रहे हैं क्या स्थिति है। चलिए खड़ा हो जाइए तब। हाँ, फेफड़ा कितना है? संख्या फेफड़ा की 2 है। अच्छा, दोनों फेफड़ा को अगर बांटेंगे तो कितना पार्ट बनेगा? 5 पार्ट बनेगा। वेरी गुड, बैठ जाइए। चलिए खड़ा हो जाइए। हाँ, नहीं, आपने आप खड़ा हो जाइए। हाँ, आप कहिए तो। सीलिंग टेट्रा फाइलम का एक विशेषता बताइए। कैसे होगा? बैठिए, आप बताइए सीलिंग टेट्रा का एक विशेषता। आप चश्मा, आप बार बुधियार, बैठ जाइए। देख रहे हैं क्या स्थिति है? सीलिंग टेट्रा का एक विशेषता क्या होगा कि समुद्र में रहता है। तब कैसे काम चलेगा? आइए क्वेश्चन पे। क्या? आइए, दरोगा वैसे नहीं बना जाता है। ठीक है, आइए पहला प्रश्न। पूरा जितना प्रश्न है बार बार रिवीजन करिए, नहीं तो कोई नहीं बचा पाएगा। एकदम सीधे कंपटीशन से बाहर हो जाइएगा। ठीक है, पढ़ने पर पूरा मेहनत। बहुत देख रहे हैं, चेहरा दमक रहा है, अंदर में कुछ है ही नहीं। आइए पहला नंबर, उत्सर्जन के दौरान। आइए क्वेश्चन करते हैं। आप लोग को तो जब बताते हैं कहते हैं 80% बन जाता है। अरे क्वेश्चन नहीं याद होता है तो उसका हम क्या करें? याद तो करना ही पड़ेगा। आपको हम याद करने वाला लड़का से मिलवा दें क्लास से? कैसे पूरा याद है? याद नहीं है, उत्तर वोट पर है। टेस्ट देता होगा, टॉपर बनता होगा, 100 में 92 में बनाता है, वो कैसे याद करता है? कुछ नहीं है, घर पर बैठिएगा, लगातार रिवीजन करिएगा, याद होगा। ठीक है, याद नहीं करिएगा, याद करने वाला कमी है। ऐसा एक सरकार का सीट नहीं भरता है, योजना चला रहा है विद्यार्थी याद करे। हाँ, ऐसा नहीं है। याद काहे होगा जब इतना थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, एक क्वेश्चन क्लास में करवा रहे हैं, तो नहीं याद होने का एकमात्र कारण अब बैठकर रिवीजन किए नहीं। सेल का क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है। इतना मस्ती से हर चैप्टर को खींचे हैं कि हर एक चैप्टर का रिवीजन आधा पौने घंटा काफी है। विद्यार्थी को तक पढ़ते रहने से रिजल्ट हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आइए पहला, बैठकर घर पर याद करिए, एक क्वेश्चन का याद करिए। हम फिर करे हैं 20,000 क्वेश्चन है सिलेबस में, 20,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सिलेबस में, एक भी छूटेगा मेरिट नहीं बनेगा। आइए पहला क्वेश्चन, उत्सर्जन के दौरान शरीर से ऐसे पदार्थ का निष्कासन होता है जो शरीर के लिए विषाक्त, हानिकारक और तीनों होते हैं ना। इसका आंसर क्या होगा? डी। अब ये क्वेश्चन मान लीजिएगा हम 4 दिन के बाद पूछेंगे तो आप जवाब नहीं दीजिएगा। जवाब नहीं दीजिएगा अगर आप घर पर जाकर एक को बार देखिएगा इसको। तो उत्सर्जन का मतलब ही होता है विषाक्त, हानिकारक और अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। आइए 2 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्सर्जन प्राणियों में होने के साथ ही पौधों में भी होता है। बिल्कुल होता है, दोनों में होता है, सभी सजीवों में होता है, एक कोशिकीय में होता है, बहुकोशिकीय में होता है, प्रत्येक सजीवों में उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन एक अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है। उत्सर्जी पदार्थ के निष्कासन हेतु प्राणियों की भांति पौधों में कोई विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। बिल्कुल नहीं होते हैं दोस्तों, कोई विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। ठीक है, पौधों में उत्सर्जन उनके पत्तियों के रंध्र के द्वारा, उनके छाल के द्वारा, उनके पुराने कोशिकाओं के द्वारा में संचित रहते हैं, अंततः किसी न किसी तरह से बाहर हो जाते हैं। अर्थात जिस तरह प्राणियों में उत्सर्जन के लिए किडनी है मानव शरीर में, वैसा कोई अंग पौधे में नहीं है। और इस तरह से दोनों कथन क्या है? सही है। श्वसन के दौरान, ध्यान दीजिएगा, श्वसन के दौरान अपशेष के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे केवल रात में ही उत्सर्जित करते हैं। श्वसन पौधे में होता है, लेकिन पौधे श्वसन होता है तो ऑक्सीजन यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकास होगा। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन यूज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निष्कासित होते हैं। और श्वसन रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो श्वसन दिन में पौधे में होता है, तो दिन में श्वसन वाला कार्बन डाइऑक्साइड पौधा क्या करता है? तो आप जानते हैं कि दिन में श्वसन के दौरान निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किसमें कर लेते हैं?
दिन के समय श्वसन के दौरान उत्पन्न संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड स्वयं पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग कर ली जाती है। इसी कारण दिन में श्वसन वाला कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलता है, लेकिन रात में श्वसन वाला कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। पौधे में संचित होगा। पौधे में संचित ठोस और द्रव अवशेष से पौधे किस प्रकार छुटकारा पाते हैं? तो पत्तियों को झाड़कर, छाल को छुड़ाकर, फलों को गिराकर और रंध्र के माध्यम से विसरण विधि द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड त्यागते भी है और ऑक्सीजन लेते भी है। तो इन तीनों विधियों के द्वारा पौधे के संचित और ठोस द्रव अवशेष पौधे से छुटकारा पा लेते हैं। कुछ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल पदार्थ, गाढ़े दूधिया तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लेटेक्स। गाढ़े दूधिया तरल पदार्थ को लेटेक्स कहते हैं। रबर जो बनता है ना, वो रबर, उस रबर के पौधे से लेटेक्स ही निकाल करके उसको उपचारित करके रबर तैयार होता है, तो इसको लेटेक्स कहते हैं दोस्तों। लेटेक्स, गोंद, टैनिन और रेजिन सभी पौधों के उत्पाद है और सभी पौधों के उत्पाद है, आप याद रखिए, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में कौन पौधे के उत्पाद नहीं है। उसमें लेटेक्स था, गोंद था, टैनिन था और एक था शिलाजीत। तो शिलाजीत पहाड़ों से निकाले जाते हैं, वे पौधे के उत्पाद नहीं है। तो ये भी याद रखना है। कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, 3-4 क्वेश्चन फालतू का बन जाएगा। जैसे इस सवाल में हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि गोंद, टैनिन, रेजिन, तो हमें यह जानकारी रखनी चाहिए ये सभी पौधों में बनते हैं। निम्नलिखित में किस पौधे में लेटेक्स नामक उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं? बिल्कुल सभी पौधे को आप देखे भी हैं, परिचित भी होंगे। पीपल, बरगद, कनेर के फूल का पौधा जो पीले रंग के फूल देते हैं, हालांकि अब इसके हाइब्रिडाइजेशन में कई रंग के आ गए हैं। तो इन सभी में उजला दूधिया पदार्थ बाहर निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। निम्नलिखित में कौन पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है? पौधे के उत्सर्जी पदार्थ अभी तुरंत देखें, इनमें से सभी है। टैनिन भी है, रेजिन भी है, गोंद भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी पौधे इन तीनों चीज का निर्माण करते हैं। भिन्न भिन्न, कोई पौधा टैनिन, कोई पौधा रेजिन, कोई पौधा गोंद तैयार करता है। रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम उत्तक में संचित हो जाते हैं। जिन पौधों में रेजिन और गोंद बनते हैं वे पुराने जाइलम उत्तक में क्या हो जाते हैं? संचित हो जाते हैं। पुराने जाइलम उत्तक में क्या हो जाते हैं? पौधे के ठोस तथा द्रव जैसे उत्सर्जी पदार्थ पौधे के किस भाग? पौधे के ठोस तथा द्रव जैसे उत्सर्जी पदार्थ पौधे के किस भाग में संचित रहते हैं? कोशिकीय रिक्तिकाओं में, छाल में, पुराने जाइलम में, इन सभी में संचित रहते हैं दोस्तों। कोशिकीय रिक्तिकाओं में, छाल में और पुराने जाइलम में। टैनिन पौधे के जिस भाग में संचित रहते हैं, टैनिन किस भाग में? छाल में। टैनिन किस में दोस्तों? छाल में संचित रहते हैं। रेजिन और गोंद पुराने जाइलम उत्तक में संचित रहते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। गोंद बबूल में निकलता है, ठीक है। रेजिन चीर लिखिए, चीर में चीर एक जिम्नोस्पर्म पौधा है, लेकिन अमरूद में लेटेक्स निकलता है। उजला रंग का दूधिया पदार्थ जिसे लेटेक्स कहते हैं वो आपको अमरूद में दिखता है? तो नहीं दिखता, तो ये गलत है। तो सही सुमेलित है 1 और 2, सही सुमेलित है 1 और 2। पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जैसे गैसों का निष्कासन रंध्र से भी होता है और वातरण से होता है, यानी इसका आंसर होगा आपका क्या? इसके अलावे थोड़ा थोड़ा जड़ों के मूल रोम के भी द्वारा होता है। इसके द्वारा यानी गैसों का उत्सर्जन 3-3 जगह से होता है और 3-3 जगह से गैस लिए भी जाते हैं और 3-3 जगह से गैस छोड़े भी जाते हैं। रंध्र से, वात रंध्र से और जड़ों में स्थित बालों की समान संरचनाएं जिसे मूल रोम कहते हैं उनसे भी होता है दोस्तों। पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए दोस्तों किस विधि के द्वारा? विसरण विधि के द्वारा। और मानव शरीर में फेफड़ों में भी गैसों का आदान प्रदान किस विधि के द्वारा होता है? विसरण विधि के द्वारा ही होता है। पादप अवशेष रेफाइड जो है ना वो फल में पाया जाता है। रेफाइड एक रेशे वाले उत्सर्जी पदार्थ है जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। ये फलों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? फल में। क्या नाम है? बिज्जू हम खाए ना, उसमें रेफाइड की मात्रा ज्यादा होती है, रेशे वाली चीजों की मात्रा। वो पौधे के लिए कोई काम के लिए नहीं। आपको बताए थे ना, प्रकृति ने इस तरह सामंजस्य बैठाया है कि जो पौधे के लिए उत्सर्जी है वो मानव के लिए उपयोगी है, जो मानव या जंतु के लिए उत्सर्जी है वो पौधे के लिए उपयोगी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों में वास्तविक उत्सर्जन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि पौधे में कई अनावश्यक पदार्थ बनते हैं, लेकिन वो अनावश्यक पदार्थ पौधे के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। इसीलिए जब हानिकारक पदार्थ बनते ही नहीं है तो वास्तविक उत्सर्जन नहीं होगा। और पहला कथन पूरी तरह से आपका क्या है? सही है। पत्तों का झरना, छाल का उतरना और वाष्पोत्सर्जन वास्तव में उत्सर्जन क्रिया नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पत्तों का झरना, छाल का उतरना, वाष्पोत्सर्जन वास्तव में उत्सर्जन नहीं है, क्योंकि वास्तविक उत्सर्जन तो होता ही नहीं है, क्योंकि पौधे में कोई भी ऐसे पदार्थ नहीं बनते हैं जो पौधे के लिए क्या हो? हानिकारक हो। अनावश्यक पदार्थ पौधे में बनते हैं, ठीक है, लेकिन वो पौधे के लिए हानिकारक। ब्रिक किसका है? उत्सर्जन का है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? सभी है, सभी ये ऑप्शन है, सबसे सटीक यही है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर मुख लगाता तब आंसर क्या देते? ब्रिक देते, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो इनमें से सभी होगा। त्वचा और फेफड़ा सहायक उत्सर्जी अंग है। नहीं, इसका आंसर बी होगा, बी दीजिए, ठीक है, बी होगा इसका आंसर। उत्सर्जी अंग है ब्रिक, फेफड़ा और त्वचा सहायक उत्सर्जी अंग होंगे, क्योंकि फेफड़ा का मुख्य काम उत्सर्जन करना नहीं है। इनका काम श्वसन की प्रक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना है। तो इसमें आंसर बी दीजिए। कौन उत्सर्जी अंग है? ब्रिक उत्सर्जी अंग है। त्वचा और फेफड़ा सहायक उत्सर्जी अंग है, ये उत्सर्जी अंग नहीं है। क्लियर? क्या बुक? हाँ, यहाँ पर मुख देता तब भी ब्रिक होता और ये भी, इसका भी आंसर ब्रिक ही होगा, ब्रिक होगा, टेंशन फ्री रहिए। आगे
निम्नलिखित में कौन सा कार्य मानव वृक्क द्वारा संपन्न किया जाता है? सभी। देखिए दिमाग लग रहे हैं लेकिन याद नहीं करते हैं। रुधिर से अतिरिक्त यूरिया का निकलना बिल्कुल सही। मूत्र का निर्माण सही है। रक्त के परासरणी दाब को नियंत्रित करने का भी कार्य किडनी के द्वारा होता है और परासरणी दाब का नियंत्रण ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के द्वारा हो जाता है। रक्त का ग्लोमेरुलस में रक्त छन्ने की प्रक्रिया अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो रहा था ना, उसी के द्वारा रक्त का परासरण दाब नियंत्रित रहता है। निम्नलिखित में कौन सा एक अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? अमीनो अम्ल के विखंडन से यहाँ पर क्या बनता है? अमोनिया बनता है, यूरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? यूरिक अम्ल बनता है और यूरिया बनता है। चाहे आप यूरिया की बात कर लीजिए, यूरिक अम्ल की बात कर लीजिए या फिर अमोनिया की बात कर लीजिए, सभी प्रोटीन यानी कि अमीनो एसिड के विखंडन से प्राप्त निकलता है जंतुओं के शरीर में। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने वाला है लीवर। अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? यकृत बदलता है। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। संश्लेषण का मतलब निर्माण प्रक्रिया से ही है दोस्तों। कौन? यूरिकोटेलिक सभी है, ठीक है। यूरिकोटेलिक उन जीव को कहते हैं जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। किसका? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन रेप्टिलिया भी करता है, स्थलीय कीट भी करते हैं और पक्षी भी करते हैं। यूरिक एसिड, इनसे पूछिए, सारा क्वेश्चन हो गया है ना, व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं। यूरिक एसिड के रूप में नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का उत्सर्जन। यूरिक एसिड किसमें? पक्षी में। यूरिक एसिड किसमें? पक्षियों में। मानव यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसलिए मानव है यूरियोटेलिक। मानव यूरियोटेलिक है, ठीक है। हम यूरियोटेलिक पढ़ रहे थे इसको, ठीक है, यूरियोटेलिक, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे कि यूरियोटेलिक कहां से आ गया? यूरियोटेलिक है। आगे आइए, निम्नलिखित में कौन अमोनियोटेलिक है? मछली, पोरीफेरा के जीव, सिलिंड्रेटा के जीव, मेढक का टेडपोल लार्वा, सारे के सारे क्या होते हैं? अमोनियोटेलिक। जलीय एक कोष के जितने भी जीव है, चाहे वो मोनेरा के जीव हो चाहे प्रोटिस्टा के जीव हो, सभी के सभी अमोनियोटेलिक ही होते हैं। निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता अधिक मात्रा में? बताए थे सबसे अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता अमोनिया के उत्सर्जन में होता है और सबसे कम मात्रा यूरिया के उत्सर्जन में होता है। अगर किसी कारणवश से किसी मनुष्य का एक किडनी कार्य करना बंद कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दूसरे किडनी से उत्सर्जन होने लगेगा। दूसरे किडनी से उत्सर्जन होगा, व्यक्ति समान रूप से जीवन जी सकता है। सामान्यतः सजीवों के शरीर में उत्सर्जन एवं जल संतुलन की प्रक्रिया क्या होती है? साथ साथ चलती है और ये दोनों ही कार्य किडनी के द्वारा ही संपन्न करते हैं। ये दोनों ही कार्य किडनियों के द्वारा संपन्न होते हैं। कोशिका में होने वाले अधिकांश जैव रासायनिक क्रिया किस माध्यम में? केवल किस माध्यम में? कोशिकाओं के अंदर चाहे श्वसन का हो प्रक्रिया, उत्सर्जन का हो प्रक्रिया, पाचन का हो प्रक्रिया, अवशोषण का हो प्रक्रिया, केवल जलीय माध्यम में ही हो सकता है। सजीवों के शरीर में प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप अमोनिया भी बनता है, यूरिया भी बनता है और यूरिक अम्ल भी बनता है। अगर हम जंतुओं की बात करेंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु में ये तीनों नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं। स्थलीय जंतु में सामान्यतः नाइट्रोजन, स्थलीय जंतु में यूरिया, जलीय जंतु में अमोनिया। स्थलीय जंतु के बारे में पूछे कि किस उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन करते हैं या किस नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन करते हैं, तो स्थलीय में क्या होगा? यूरिया, और जलीय में क्या होगा? अमोनिया। जंतुओं के शरीर में बनने वाले उत्सर्जी नाइट्रोजनी पदार्थ सर्वाधिक विषैले कौन होते हैं? अमोनिया, क्योंकि ये जल में अत्यधिक घुलनशील है, जिसके कारण ये पूरे शरीर को क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है, जिसके कारण सभी उत्सर्जी पदार्थों में अमोनिया सबसे ज्यादा विषैला है। निम्नलिखित में किन जीवों में नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है? इन सब में होगा कि नहीं? सरीसृप यानी रेप्टिलिया जैसे सांप, मगरमच्छ हो गया, पक्षी, स्थलीय कीट, सभी के सभी यूरिकोटेलिक होते हैं। सजीवों के शरीर में उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म पढ़ाए थे ना, उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर, तो उत्सर्जन का एक तरह से क्या है? परिभाषा है, तो ये उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन क्रिया किन पदार्थों का निष्कासन होता है? सोडियम अम्ल लवण का, यूरिया, नाइट्रोजन का, यूरिया और नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का। पित्त लवण और पित्त वर्ण ये उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, ये तो आवश्यक पदार्थ है जो भोजन के वसा को पाचन में अपना क्या करते हैं? योगदान देते थे, यूरिया और नाइट्रोजन। किडनी के भीतर नतोदर यानी अवतल सतह को क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। किडनी के बाहर का उत्तल, भीतर का अवतल, और अवतल सतह को क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। हाइलम वृक्क के किस ओर पाई जाती थी? वृक्क के भीतर की ओर पाई जाने वाली संरचना। वृक्क के भीतर की ओर पाई जाने वाली संरचना। वृक्क के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? तो किसमें? ये कप के समान जो संरचना थी इसी में ना ग्लोमेरुलस था। ग्लोमेरुलस वास्तव में ग्लोमेरुलस केश नलियों का जाल है, क्या है? और इसी ग्लोमेरुलस में अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है।
ग्लोमेरुलस उपस्थित रहता है रीनल कॉर्टेक्स में, यानी कि कॉर्टेक्स वाले भाग में उपस्थित रहता है। कहाँ उपस्थित रहता है? किडनी के अंदर दो मुख्य भाग थे ना आपका, मेडुला और कॉर्टेक्स। तो रीनल कॉर्टेक्स में ग्लोमेरुलस उपस्थित रहता है, रीनल कॉर्टेक्स में ग्लोमेरुलस अवस्थित रहता है। बोमेन कैप्सूल में उपस्थित कोशिकाओं के गुच्छे को क्या कहते हैं? केशिकाओं का होगा, केशिकाओं का होगा, यानी कैपिलरीज का होगा। जब दे दिया क्वेश्चन पूछा वैसी रूप में, लेकिन ये ग्लोमेरुलस वास्तव में ठीक है कैपिलरीज का गुच्छा है। बोमेन कैप्सूल के ग्लोमेरुलस में उच्च दाब पर रक्त छन्ने की सूक्ष्म क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। निम्नलिखित में क्या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रक्त में उपस्थित नहीं रहता है? प्रोटीन ग्लोमेरुलस में जब फिल्ट्रेट होता है तो रक्त का सिर्फ यूरिया नहीं निकलता है, बल्कि रक्त के कई सारे अवयव छन जाते हैं। लेकिन रक्त में जो 3 प्रोटीन रहते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और फाइब्रिनोजेन, वे रक्त से किसी भी स्थिति में ग्लोमेरुलस द्वारा बाहर नहीं निकाले जाते हैं। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रक्त में आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। रक्त प्लाज्मा छन्ने का काम नेफ्रॉन के किस भाग के द्वारा होता है? ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है। रक्त छन्ने का काम नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है। नेक्स्ट, रक्त प्लाज्मा से नहीं छनता है। कौन नहीं छनता है? प्रोटीन नहीं छनता है। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल तो प्रोटीन है, प्रोटीन होगा सबसे सही सर्वश्रेष्ठ विकल्प, प्रोटीन ही होगा, प्रोटीन नहीं छनता है। चलिए, ब्रिक द्वारा प्लाज्मा के छनने की दर क्या है दोस्तों? 120 से 125, यानी कि ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट है, GFR। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रक्त का कितना प्रतिशत पुनर्अवशोषित हो जाता है? 99% भाग ट्यूबुलर रीअब्जॉर्बेशन में अवशोषित हो जाते हैं। निम्नलिखित में किसका पूर्ण अवशोषण रुधिर द्वारा पूर्ण रूपेण हो जाता है? निम्नलिखित में किसका अवशोषण होगा? किसका अवशोषण रुधिर द्वारा पूर्ण रूपेण हो जाता है? तो ग्लूकोज, यानी ग्लोमेरुलस के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान ब्लड का ग्लूकोज भी निकलता है, तो यूरिया भी निकलता है, कई लवण भी निकलते हैं। तो ग्लोमेरुलस के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ब्लड का जितना ग्लूकोज निकलता है, 100% ग्लूकोज का ट्यूबुलर रीअब्जॉर्बेशन हो जाता है दोस्तों। बाकी 100% कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ग्लूकोज 100% हो जाता है। हिलने का लूप नेफ्रॉन के संरचना से संबंधित है, और नेफ्रॉन किस तंत्र से है? उत्सर्जन तंत्र से। नेफ्रॉन किस तंत्र से दोस्तों? नेक्स्ट, हेलने का लूप का मुख्य कार्य क्या है? मूत्र को सांद्रित करना। हेलने का लूप नेफ्रॉन में देखे थे दोस्तों, हेलने का लूप इस तरह जो था, इसका काम है मूत्र को सांद्रित करना, कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है, यानी कि मूत्र में कुछ लवणों को मिलाना, मूत्र में कुछ लवणों को मिलाना। यूरिया युक्त रक्त वृक्क धमनी के द्वारा वृक्क में प्रवेश करता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यूरिया युक्त रक्त वृक्क धमनी के द्वारा वृक्क में प्रवेश करता, सही है। और साफ रक्त वृक्क शिरा के द्वारा बाहर निकलता है। दोनों ही कथन आपका क्या है? सही है। दोनों कथन आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट, मानव के शरीर में किडनी, आपको बोले थे किडनी बक्ष गुहा में किधर रहता है? उदर गुहा में रहेगा, तो दोनों ओर रहेगा। तो उदर गुहा के पृष्ठीय तल पर कशेरुक दंड, यानी कि रीढ़ की हड्डी, कशेरुक दंड मतलब रीढ़ की हड्डी जो पीठ पे है, उसके दोनों साइड में रहते हैं हमारी दोनों किडनी। क्लियर? सीबम कहां से स्रावित होता है? बसा ग्रंथि से। बसा ग्रंथि को अंग्रेजी में सीबम ग्लैंड भी कहते हैं। नेफ्रॉन निम्नलिखित में किस अंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है? किडनी का। किडनी का। मानव के एक किडनी में 10 लाख, कितना? 10 लाख नेफ्रॉन रहते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन रहते हैं। वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले के समान संरचना को बोमेन कैप्सूल कहते हैं। नेक्स्ट, मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है? हाइलम वाले भाग से। वृक्क धमनी यहीं से प्रवेश करता है, वृक्क शिरा यहीं से बाहर निकलता है, और मूत्रवाहिनी नली भी यहीं से बाहर निकलते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर में सीधे बाहर खुलता है? मूत्रमार्ग। सीधे बाहर खुलेगा मूत्रमार्ग, जिसके द्वारा मूत्र विसर्जित करते हैं। पुरुषों के मूत्रमार्ग की लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर होता है। पुरुषों के मूत्रमार्ग की लंबाई कितना? 18 से 20 सेंटीमीटर। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ शरीर में जमा हो जाएगा? तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। उत्सर्जन मुख्य रूप से किसका होता है? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को क्या कहते हैं? नत्र जनित पदार्थ। नत्र जनित पदार्थ मतलब नाइट्रोजन जनित अवशिष्ट, ठीक है ना। अंग्रेजी रहता है इसी क्वेश्चन का, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होता। नत्र जनित का अंग्रेजी अनुवाद नाइट्रोजन में ही किया जाएगा। एक वयस्क मनुष्य के किडनी का वजन कितना? 140 ग्राम होता है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त से जल की मात्रा का नियंत्रण ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है, और ओस्मो रेगुलेशन का कार्य किडनी करते ही है। रक्त से शर्करा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रित करना काम ये किडनी का नहीं है। किडनी ग्लूकोज को छानता है, लेकिन वो नियंत्रण करने का कार्य नहीं है। ग्लूकोज नियंत्रित करने का कार्य हमारे शरीर में हार्मोन के द्वारा होता है, ठीक है ना। रक्त से यूरिया छानकर बाहर निकालना, बिल्कुल। कहीं हार्मोन का सेक्रेशन करना। अब देखिए, किडनी हार्मोन का सेक्रेशन नहीं करता है, लेकिन हमारी किडनी के ऊपर, हमारे दोनों किडनी के ऊपर एक ग्रंथि चिपकी रहती है, और इस ग्रंथि को कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड किडनी पर चिपका रहता है। इसलिए ये वाले कथन किडनी के संबंध में सही है, लेकिन ये तो पूरी तरह से गलत है कि शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण किडनी के द्वारा होता है।
वृक्क किस ग्रंथि के ऊपर स्थित रहते हैं? वृक्क नहीं, वृक्क के ऊपर कौन ग्रंथि होती है? तब आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर है, देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं बात क्या है? आगे बढ़ जाते हैं, आप सही कर लीजिएगा। स्तनपाइयों यानी स्तनधारी भी सही से नहीं लिखा है मैं। श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि यानी कि स्वीट ग्लैंड, जिससे पसीना निकलता है, और पसीने निकलने का मुख्य प्रयोजन टेम्परेचर कंट्रोल से है। टेम्परेचर कंट्रोल, हिंदी में उसको ताप नियमन कहते हैं। नियमन मतलब कंट्रोल। स्वेदन निम्नलिखित में किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए, मतलब कंट्रोल करने के लिए दोस्तों। पसीना शरीर को ठंडा रखता है, क्यों? वाष्पीकरण के लिए पसीना निकलता है, पसीना निकलता है, तो जब वो पसीना का वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण के लिए ऊर्जा की जरूरी होती है, और वाष्पीकरण, पसीने को वाष्पीकरण के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो हमारे शरीर से लिया जाता है, और शरीर से जब ऊर्जा यानी उष्मा का निष्कासन होता है तो हमें ठंड का अनुभव होता है। मानव के शरीर से उष्मा बाहर जाएगा तो उन्हें ठंड की अनुभूति होगी, उनके शरीर में जब उष्मा प्रवेश करेगा तब उन्हें गर्मी की अनुभूति होगी। तो इसका मेन कारण है वाष्पीकरण के लिए गुप्त उष्मा की आवश्यकता होती है, और ये गुप्त उष्मा हमारे शरीर से लिए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें ठंडक का एहसास होता है। मानव शरीर में जल का अवशोषण 2 जगह होता है, ठीक है। एक बड़ी आंत के कोलन में, एक बड़ी आंत के कोलन में बताए थे, जहां जो है अपच भोजन का सारा अतिरिक्त जल खींच लिया जाता है, और दूसरा किडनी के नेफ्रॉन में, क्योंकि वहां मूत्र का निर्माण होना है। तो 2 जगह के अलावे शरीर में शरीर में जल का अवशोषण कहीं नहीं होता है। शरीर में जल का उपयोग हर जगह होता है, लेकिन जल का अवशोषण मात्र 2 जगह होता है। एक बड़ी आंत के कोलन अंग में अपच भोजन का जल अवशोषित होता है, और दूसरा किडनी के नेफ्रॉन में जल का अवशोषण होता है, ताकि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया हो सके। तो 3 में होगा। और नेफ्रॉन को हिंदी में क्या कहते हैं? वृक्क नलिका कहते हैं, वृक्कीय नलिका कहते हैं। नेफ्रॉन को हिंदी में क्या कहते हैं? वृक्कीय नलिका कहते थे। एक और, इसके अलावे और कहीं भी जल का अवशोषण होता ही। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा में भी होता है, यकृत में भी होता है, और किडनी में भी होता है। फेफड़ा रक्त के कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर उसमें ऑक्सीजन मिलाकर शुद्ध करते हैं। यकृत रक्त के भयानक पदार्थ अमोनिया को यूरिया में बदलकर और रक्त के विषैले पदार्थों को विषहीन कर रक्त का शुद्धिकरण करते हैं, और किडनी रक्त के यूरिया निकालकर रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। तो रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा में भी होता है, यकृत में भी होता है, किडनी में होता है। फेफड़ा में रक्त का कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है, यकृत रक्त के विषैले पदार्थ को विषहीन करने का काम करते हैं, और किडनी रक्त के यूरिया को अलग करते हैं। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा दोस्तों मूत्र में होती है। मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? यूरिया की ही होती है। किसी प्राणी के शरीर का समस्त भार का अधिकांश भाग उसके जल का होता है, चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो। उनके 65% उनके शरीर का 65% हिस्सा जल से ही निर्मित है, पौधे के भी और जंतु के भी। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जिसमें हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देने की क्षमता होती है। दोस्तों, मानव के उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में विचार करिए तो विचार देखिए तो कितना सही है, कौन कौन सही है। सभी देख लेते हैं। वृक्क रुधिर से नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थों को अलग करने का काम करता है, बिल्कुल सही है। वृक्क के अंदर नेफ्रॉन नामक निस्यंदन एकक यानी फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं, सही है। वृक्क द्वारा प्रारंभिक निस्यंदन यानी फिल्ट्रेट में बचे पदार्थ का चयनित पुनर्अवशोषण होता है, चयनित मूत्रवाहिनी में होता है। यह तो नेफ्रॉन के ही नहीं होता है, हेलने के लूप में। तो ये क्या है? ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशन मूत्रवाहिनी नली में होता है, बिल्कुल नहीं होता। मूत्रवाहिनी नली तो मूत्र को मूत्राशय में ले जाने वाली इकाई है। तो तीसरा सही है? नहीं, अंदाजे सभी सही है, एक और 2 ही सही है दोस्तों, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में कौन सीधे मूत्रवाहिनी नली से जुड़ा रहता है? संग्राहक नलिका सारे मूत्र नेफ्रॉन, सभी नेफ्रॉन मूत्र को संग्राहक नलिका में जमा करता है, और संग्राहक नलिका से मूत्रवाहिनी नलियों के द्वारा मूत्राशय में जमा हो जाते हैं। और इन 3 चक्र दोस्तों ये संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। और किसके उत्सर्जन से? यूरिया के। और इन 3 चक्र पक्षियों में पाए जाते हैं। किसमें? पक्षियों में पाए जाते हैं। मनुष्य के मूत्र तंत्र का मुख्य अंग कौन है? इनमें से कोई नहीं। मुख्य अंग किडनी है। कौन है? किडनी है, ऑप्शन में किडनी। मूत्र बनाने वाला मुख्य अंग कौन है? किडनी। तो किडनी तो है ही नहीं, फालतू फालतू अंग। 77। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में प्रतिदिन कितना मूत्र? 1 से 1.5 लीटर मूत्र निकलते हैं। मानव मूत्र में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? जल की होती है, 96% क्या होते हैं? निम्नलिखित में कौन साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होते हैं? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होते। अगला, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ समान मूत्र में पाया जाता है? क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन मूत्र के समान अवयव है। एक स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में क्रिएटिनिन उपस्थित रहते हैं। मानव मूत्र में यूरिया कितना?
2%, यूरिया 2% पाए जाते हैं। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण? यूरोक्रोम नामक पिगमेंट की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण मानव मल का रंग पीला होता है? तो यूरोबिलिन के कारण। ये यूरोबिलिन पिगमेंट है। यूरोक्रोम मूत्र में और यूरोबिलिन जो है मानव मल में उपस्थित रहते हैं दोस्तों। ये पिगमेंट है रंग प्रदान करने वाले। मूत्र स्राव की मात्रा बढ़ जाना डायूरेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? डायूरेसिस कहलाता है। डायूरेटिक पदार्थ तीनों है, यूरिया, ग्लूकोज और कैफीन। कैफीन चाय में होते हैं। कैफीन चाय कॉफी जो पीते हैं उनमें कैफीन आते हैं। इन सब पदार्थ की मात्रा अगर ज्यादा होगा मूत्र त्याग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप देखे होंगे किस दिन 3-4 कप चाय पी लिए होंगे तो मूत्र सामान्य से 1-2 बार ज्यादा होगा क्या? हाँ, चाय कॉफी दोनों में कैफीन। चाय कॉफी, एक होता है कोका। क्या होता है? कोका। सभी एक ही फैमिली के पौधे, सभी में कैफीन की उपस्थिति होता है। मनुष्य में सामान्यतः मूत्राशय का कितना आयतन होने पर मूत्र त्याग आवश्यक हो जाता है? तो 250 से कितना मूत्र जमा होने पर? सिर्फ पूरा याद किए। आइए, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस किस हार्मोन की कमी से होता है? वैसोप्रेसिन। डायबिटीज इंसिपिडस उस स्थिति को कहते हैं जब किसी व्यक्ति को सामान्य से अधिक मूत्र त्याग करना पड़ता है और यह वैसोप्रेसिन हार्मोन के कमी से होता है। हार्मोन को हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। निम्नलिखित में किसे एंटी डायूरेटिक कहते हैं? वैसोप्रेसिन। एंटी डायूरेटिक मतलब मूत्र स्राव को रोकने वाला हार्मोन। एंटी डायूरेटिक का मतलब मूत्र स्राव को रोकने वाला या डायूरेसिस को रोकने वाला हार्मोन कौन है? वैसोप्रेसिन। यानी कि जब किसी व्यक्ति को बार बार मूत्र त्याग करना पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? वैसोप्रेसिन की। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? यूरेमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? यूरेमिया। यूरिया की सर्वाधिक सांद्रण जो है दोस्तों यकृत शिरा में होती है। किसमें? यानी कि यकृत शिरा के जो ब्लड होते हैं उसमें यूरिया की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट, पसीने तथा तैलीय पदार्थ का निष्कासन करने वाली ग्रंथि मानव, ये तो त्वचा में होता है। श्वेत ग्रंथि कहाँ होता है? तो त्वचा में होता है। सीबम ग्रंथि कहाँ होता है? त्वचा में होता है। मूत्र के ग्लूकोज का उपस्थित होना क्या कहलाता है? ग्लाइकोसूरिया कहलाता है या डायबिटीज मेलिटस कहलाता है? डायबिटीज मेलिटस कहलाता है। डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए? किडनी की क्रिया को पूरा करने के लिए। किडनी की क्रिया, किडनी को हिंदी में ब्रिक कहते हैं और एक और हिंदी नाम है इसका क्या? गुर्दा। डायलिसिस मशीन कृत्रिम ब्रिक की तरह काम करता है। आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है डायलिसिस मशीन दोस्तों। कृत्रिम ब्रिक निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर? डायलिसिस के सिद्धांत पर। मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस कहते हैं। मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस। अब ध्यान दीजिए, हीमोडायलिसिस ऑप्शन में नहीं रहे तो आप क्या मारिएगा? डायलिसिस ही मारिएगा। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस कहते हैं। ब्रिक द्वारा शरीर में लवण और जल की मात्रा का नियंत्रण होना क्या कहलाता है? ओस्मोरेगुलेशन कहलाता है। ओस्मोरेगुलेशन कहलाता है। मानव ब्रिक असमरी वही दोस्तों ब्रिक में होने वाला एस्टोन, ये किसके होते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट के होते हैं। ब्रिक कैलकुली यानी पथरी को ही क्या कहते हैं? ब्रिक कैलकुली या अंग्रेजी में रीनल केल्काई कहते हैं। तो रीनल केल्काई का साधारण अर्थ है ब्रिक में पथरी, किडनी में एस्टोन। पथरी को एस्टोन भी आप कह सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमीबा में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंगक नहीं पाए जाते? बिल्कुल नहीं पाए जाते। इनमें उत्सर्जन शरीर के सतह से विसरण विधि द्वारा होता है। बिल्कुल सही है। सॉरी, दोनों कथन सही, दोनों सही है, दोनों सही होगा, दोनों सही है। और यह सिर्फ अमीबा में ही ऐसे नहीं होता है। जितने भी एक कोशिकीय जंतु है, चाहे वह और कोई प्रोटोजोआ हो, सभी एक कोशिकीय जंतु का उत्सर्जित पदार्थ शरीर के सतह से विसरण के द्वारा बाहर निकलते हैं। प्रत्येक ब्रिक के बाहरी भाग को क्या कहते हैं और भीतरी भाग को? प्रत्येक ब्रिक के बाहर से पतले संयोजी उत्तक की जो परत चढ़ी रहती है उसे क्या कहते हैं? कैप्सूल। हृदय के ऊपर के परत को पेरिकार्डियम, फेफड़े के ऊपर के परत को प्लूरा। एंटीनल ग्लैंड तथा ग्रीन ग्लैंड उत्सर्जी अंग है प्रॉन तथा क्रैब के। प्रॉन और क्रैब एक प्रकार के कीट हैं, यानी कि ये आर्थ्रोपोडा फाइलम के जीव है दोस्तों। प्रॉन और क्रैब आर्थ्रोपोडा फाइलम के जीव है। हालांकि कॉकरोच भी है लेकिन कॉकरोच में एंटीनल ग्लैंड नहीं पाए जाते हैं। कृत्रिम ब्रिक किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से बाहर निकालते हैं? जब बात होगी ब्रिक को तो किसको निकाला जाता है? यूरिया को निकाला जाता है और यूरिया नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है मुख्य रूप से। मूत्र त्याग करने की विधि को मक्चुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? केचुओं में उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया होते हैं जो कितने प्रकार के होते हैं? केचुए में 3 प्रकार के नेफ्रिडिया होते हैं। कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कौन है? कार्बन डाई कार्बनिक पदार्थ C6H12O6। कार्बनिक अणुओं के विखंडन से बनने वाला सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाई ऑक्साइड है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्लूकोज का विखंडन होता है श्वसन के दौरान होता है, और श्वसन के दौरान जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तब सबसे ज्यादा क्या बनता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? नहीं,
एल्डोस्टेरोन हार्मोन के कारण वृक्कीय नलिका यानी नेफ्रॉन में सोडियम का सक्रिय अवशोषण होता है, बिल्कुल सही है। वेसोप्रेसिन हार्मोन के कारण वृक्कीय नलिका में जल का सक्रिय अवशोषण होता है, दोनों कथन दोस्तों क्या है, सही है। चलिए खत्म हो गया है। अरे चलिए अगला चैप्टर पाइए तेजी से। आ रहे हाँ चलिए ऑनलाइन वाले बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं रह गया? सोनू कुमार, पूजा कुमारी, मनीषा कुमारी, सुधीर सर, क्वेश्चन नंबर 46 देखे।